बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और फार्माकोलॉजी में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास एड्रीनर्जिक एगनिस्ट्स। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो एड्रीनर्जिक एगनिस्ट का जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास जो एड्रीनर्जिक एगनिस्ट होते हैं ना, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं जो ये प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो प्रोड्यूस होती ही है नेचुरली। ठीक है, अब एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि एड्रीनर्जिक एगनिस्ट हमारे पास दो कैटेगरीज में होते हैं। एक हमारे पास आता है एपिनेफ्रीन और दूसरी है नॉन एपिनेफ्रीन। ठीक है जी, एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम क्या है, एड्रीनालीन, और नॉन एपिनेफ्रीन का नाम है नॉर एड्रीनालीन। ठीक है जी, अब हमारे पास ये काम किस तरह करता है कि हमारे पास जो ये वाले एगनिस्ट हैं ये किस तरह जाकर रिसेप्टर के ऊपर अटैच होते हैं, उन सारों को हम लोग 5 मेन स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेंगे और वो किस तरह होंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसकी एंडिंग है और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसकी एंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ये हमारे पास जो है वो सोडियम चैनल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। ठीक है, ये अमाइनो एसिड जो है विद द हेल्प ऑफ सोडियम अंदर जाता है। ठीक है, और वो फिर वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी वजह से वहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है जी, कौन सा एंजाइम होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इसकी वजह से यहाँ पे इसकी हो जाती है ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है इधर इसकी। ठीक है, टायरोसिन की, और टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल डोपा में, एल डोपा लीवोडोपा जी भी जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर वो जो एल डोपा होता है वहाँ पे हमारे पास एक और एंजाइम जो है वो एक्ट करता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। जो है वो हमारे पास टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है इसकी और ये कन्वर्ट हो जाता है एल डोपा में। फिर यहाँ पे एक और एंजाइम एक्ट करता है और वो इस एल डोपा को जो है वो डोपामीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, ये हमारा जो है ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, जो 5 मेन स्टेप्स हैं उनके अंदर ये हमारा हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अब ये जो डोपा है, डोपामीन जो बन गया है, अगला इसका जो काम है वो ये है कि हमने इसको वेजिकल के अंदर जो है वो लेके जाना है सो दैट ये यहाँ पे डिकम्पोज ना हो जाए। ठीक है, अब जो हमारे पास इस डोपामीन को सिनेप्टिक की जो हमारे पास वेजिकल है इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेजिकल, इसके अंदर ट्रांसफ़र कराना है और जो एंजाइम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएगा उसका नाम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है जी, समझ आ गई है बात की। अब यहाँ पे क्या होता है कि डोपामीन जो है वो इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे ये डोपामीन कन्वर्ट हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रीन के अंदर। ठीक है जी, अब देखें जो डोपामीन है वो जब बाहर है तब वो नॉर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, जैसे ही वो वेजिकल के साइनेप्टिक वेजिकल के अंदर आया तो वो नॉर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट हो गया और उसको कौन से एंजाइम ने करवाया है, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पे डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ने डोपामीन को नॉर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, वो क्या कराएगा कि वो इस कैल्शियम की जो है वो मतलब
इनर उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है जी, ये यहाँ से हमारे पास कैल्शियम का इनवर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये जो वेजिकल है ये हमारे पास जो प्री सिनेप्टिक हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसके साथ डिफ्यूज़ होगा और नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसे रिलीज़ करा देगा। ठीक है, अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है पोस्ट सिनेप्टिक जो हमारे पास गैंग्लियन है उसके ऊपर जाके अटैच होगा और उसके अटैच होने की वजह से इंटरनली जो है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है, ट्रिगर करेगा रिस्पॉन्स को, जो भी वो वहाँ पे एक्शन करवाने के लिए आया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ हमारे पास प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन का रिसेप्टर है। इसके साथ कुछ हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन जो है, जब हमारे पास एक्शन कंप्लीट हो जाता है ना और हमें ज़्यादा फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, एक ये होता है। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके दरमियान में पड़ा हुआ है, ये या तो फिर हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा जो कि यहाँ से निकल तो आया है लेकिन फर्दर आगे ज़रूरत नहीं है, तो आगे वो हमारे पास जो है रिसेप्टर्स उनके साथ कंबाइन नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास क्या करेगा कि वो हमारे पास डिफ्यूज़ हो जाएगा सिस्टेमिक। यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो है एक इसका ये होगा कि ये हमारे पास डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्यूज़ इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है जी, दूसरा है या फिर ये यहाँ पे डिकम्पोज भी हो सकता है। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन है वो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है COMP। उसकी वजह से डिकम्पोजिशन होगी तो हम इसे COMP डिकम्पोज कहेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है तो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसफरेज। वो उसको हम नाम दे देते हैं NET, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसफरेज। वो क्या करेगा कि वो इस नॉरएपिनेफ्रिन को वापस जो है वो वेजिकल के अंदर भेज देगा कि वो फर्दर जो है दोबारा से रिसाइकल हो सके। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पहला स्टेप जो था वो ये वाला हो गया। दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास था डोपामीन का नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप था कैल्शियम का जो है इन्फ्लक्स होना और उसकी वजह से जो है वो सारा एक्शन परफॉर्म होना। चौथा हमारे पास रिस्पॉन्स का जनरेट करना कि जब वो इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे। और पांचवा जो है वो जो एक्स्ट्रा हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन होगी उसका क्या करना है वो है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 स्टेप हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमारे पास एड्रेनर्जिक एगनिस्ट जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्री सिनेप्टिक जो है और पोस्ट सिनेप्टिक जो है उसके दरमियान में किस तरह जो है एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ना प्री जो हमारे पास सिनेप्टिक गैंग्लियन है ना वो आता है। ठीक है, और वो हमारे पास यहाँ पे जनरेट करता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। ठीक है, ये वाले जो है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है और ये जो है वो क्या है प्री गैंग्लियोनिक है। ठीक है, इसको मैं ना यहाँ पे यूँ करके लिखती हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये प्री गैंग्लियोनिक। ठीक है, जी से गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक हो गया, और ये हमारे पास है
पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है जी। अब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। अब कुछ जो हैं वो हमारे पास रिसेप्टर के साथ जो है वो हो जाते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास एड्रीनल मेडुल्ला के पास चले जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एड्रीनल ग्लैंड जो है ना वो, उसके रिसेप्टर्स भी हैं ना। ठीक है, तो ये उसके साथ जाके जो है वो अटैच हो जाते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कौन से वाले रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये वाले भी और ये वाले भी, दोनों जो हैं वो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं जो कि यहाँ हमारे पास एड्रीनल मेडुल्ला के पास चला जाता है। ठीक है, अब ये एड्रीनल मेडुल्ला जो है ना, ये इसके जब निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में फिर यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसकी रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो। अब हमारे पास क्या होता है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना उनके ऊपर जब एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करता है तो वो वहाँ पे हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी हमारे पास न्यूरॉन ही हो, लेकिन अगर हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक जो है वो एड्रीनल मेडुल्ला की तरफ जा रहा है तो वो फिर हमारे पास जो है वो 20% जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ कराएगा और 80% जो है वो एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ करवाएगा। ठीक है जी। अब ये दोनों जो हैं ये हमारे पास जो है वो आगे इफेक्टर ऑर्गन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब वो इफेक्टर ऑर्गन हार्ट भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके पास चले गए हैं और उधर जाके बाइंड हो गए। ठीक है, और अपना रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हो जाएगा। अब जो हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं अल्फ़ा या बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो एक्शन इस तरह सारे का सारा परफॉर्म होता है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह जो है वो हमारे पास एक्शन को कंटिन्यू करवाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। अल्फ़ा 1A भी होता है, अल्फ़ा 1B, अल्फ़ा 1C और इस तरह करके सारे के सारे। लेकिन अभी हम फ़िलहाल अल्फ़ा रिसेप्टर्स में दो को ही डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे हमारे पास मेन कंसर्न है, वो हमारे पास अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 है। ठीक है, अच्छा जी। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो कि हमारे पास दो तरह के हैं, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। जो अल्फ़ा 1 होते हैं ना वो हमारे पास GQ कपल्ड प्रोटीन के साथ जो है वो बने होते हैं, यानी कि GQ प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो हमारे पास GQ कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो अल्फ़ा 2 होते हैं ना वो GI, ये वाले में वो हमारे पास GI प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कपल्ड का मतलब है कि इन रिसेप्टर्स के साथ जो है वो GQ प्रोटीन आएगी तो वो अपने साथ जो भी मटेरियल जिसने अंदर जाना है उस रिसेप्टर से, तो ये GQ जब हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होगी तभी वो हमारे पास चीज़ जो है उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगी। अगर GQ नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है किसी जगह पे और वहाँ पे हमारे पास GQ प्रोटीन नहीं है, सिर्फ GI प्रोटीन है, तो वो हमारे पास रिसेप्टर जो है किसी चीज़ को अपने साथ अटैच होने ही नहीं देगा। तो अटैचमेंट के लिए अल्फ़ा 1 के GQ प्रोटीन जो है वो ज़रूरी है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब अल्फ़ा 1 है वो मेजॉरिटी हमारे पास ऐसे सिम्टम्स जो है वो जनरेट करता है जो कि सिंपैथेटिक के होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक हमारे पास क्या फायर एंड फ्लाइट की कंडीशन करता है। फायर एंड फ्लाइट में क्या होता है कि आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की। क्यों वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है? सो दैट अगर फाइटिंग या फ्लाइट में आपकी फाइटिंग के दौरान कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो ब्लड आपका कम लॉस हो। ठीक है,
उसी तरह आपको अगर भागना पड़ जाता है, कोई चीज़ आपके पीछे लगी, आपको भागना पड़ जाता है, तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा हो। एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज के लिए क्या हमारे पास है? ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि उस वक्त आप कोई चीज़ नहीं खा रहे होते ना जो आपको ग्लूकोज दे, तो ऑलरेडी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जो ग्लूकोज की कन्वर्जन का होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं? स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन एक्टिवेटेड, तो ये हमारे पास स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स कराते हैं, स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट कराते हैं। अब हम बारी बारी देखते हैं कि कैसे कैसे कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंट्रासेलुलर, जो हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है उसका लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल जो है उनको वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ठीक है, वेस्कुलर स्मूथ मसल का मतलब है वेसल्स का जो है, वेस्कुलर यानी आपके आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, इनकी ये क्या कराते हैं? वेजोकंस्ट्रिक्शन, सो दैट अगर चोट वोट लग जाए तो कम खून बहे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास तीसरी जो बात है वो है मिड्रिएसिस कराते हैं आई के अंदर। आई में क्या कराते हैं? मिड्रिएसिस, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन को कहते हैं मिड्रिएसिस। ठीक है जी, आगे हमारे पास आ जाता है यूरिनरी स्फिंक्टर्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं और यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं। स्फिंक्टर्स, यूरिनरी स्फिंक्टर्स उधर प्रेजेंट होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स, और ये वहाँ पे क्या कराते हैं? कंस्ट्रक्शन प्लस यूरिनरी रिटेंशन। उसके अलावा ये हमारे पास लीवर में ग्लाइकोजेनोलिसिस कराते हैं, जो कि हमारे पास ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, लीवर में हमारे पास ये कराते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक हो गया। एक लास्ट हमारे पास पॉइंट रह गया है, वो ये है कि किडनी के अंदर ये इनहिबिट कर देते हैं रीनन की रिलीज़ को, और रीनन हमारे पास बीपी जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो बीपी जो है यहाँ पे फिर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, किडनी जो है वो हमारे पास इनहिबिट करा देता है, इनहिबिट रीनन रिलीज़। रेनन रिलीज़। ठीक हो गया। तो ये सारे हमारे वो ऑर्गन्स हैं जहाँ जहाँ पे हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम अल्फा 2 रिसेप्टर्स की बात करते हैं जो कि GI प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक नर्व एंड्स जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन जो है वो कहाँ है? प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स, वहाँ पे ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या कराते हैं? ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे पास इनहिबिट करा देते हैं फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन एक्टिवेटेड, तो ये हमारे पास क्या कराते हैं? इनहिबिट फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं फर्दर रिलीज होगी तो वो जो एक्शन परफॉर्म करवा रही है वो भी सारे स्टॉप हो जाएंगे। और ये हमारे पास पेनक्रियास का पोर्शन होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास वहाँ पे इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करते हैं।
ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर्स की जो है वो लोकेशन है कि कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं और वो वहाँ पे क्या क्या अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बीटा रिसेप्टर्स की। ठीक है, बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं ना हमारे पास, अब बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे जीएस प्रोटीन कपल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है बीटा रिसेप्टर्स जो कि हमारे पास सारे के सारे जीएस कपल्ड प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि बीटा 1 भी जीएस कपल्ड है, बीटा 2 भी जीएस कपल्ड है एंड बीटा 3 भी जो है वो हमारे पास जीएस कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बीटा 1 की बात कर लेते हैं तो वो हार्ट और किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट एंड किडनीज। हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है ना वो हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और एवी कंडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हार्ट के अंदर ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तीसरा ये हमारे पास एवी कंडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है जी, जबकि हम लोग किडनी की बात करते हैं तो किडनी के अंदर जो है रेनिन जो है उसका लेवल इंक्रीज़ करते हैं, तो इस वजह से बीपी जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रेनिन जो है उसके लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया, अब हम बीटा 2 रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है वो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, तो लंग्स के अंदर वो क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेशन कॉज करेंगे, स्मूथ मसल्स के अंदर वेजो डायलेशन कॉज करेंगे, यूट्रस और जीआईटी के स्मूथ मसल में जीआईटी की मोटेलिटी जो है उसको जो है डिक्रीज़ करते हैं और यूट्रस के अंदर जो लेबर है उसे इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और पेनक्रियाज में ये इंसुलिन का नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी बीटा 2 की बात करते हैं तो ये हमारे पास लंग्स में होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कॉज करते हैं, ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, स्मूथ मसल्स में vasodilation, smooth muscles of uterus and GIT, smooth muscles of GIT and uterus। स्मूथ मसल ऑफ GIT के अंदर तो ये जो है GIT की जो मोटेलिटी होती है ना उसे डिक्रीज़ करते हैं और यूट्रस के अंदर जो है वो इनहिबिट लेबर। ठीक है, जबकि पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3, 4, 5 प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बीटा 3 की। तो बीटा 3 जो है वो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होते हैं प्रेजेंट और वो वहाँ पे लिपोलिसिस कराते हैं, यानी कि फैट्स की जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसको इंक्रीज़ करा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से हमारे पास बीटा 3 जो है वो हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर और प्रिवेंशन ऑफ यूरिन जो है ना उसको इनहिबिट कराते हैं। ठीक है,
तो हम लोग बात करते हैं बीटा 3 की। तो बीटा 3 का पहला जो है वो कहाँ पे है हमारे पास, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू में क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं लिपोलाइसिस, जो कि है ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पे ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं रिलैक्सेशन एंड प्रिवेंट द रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, ये सारे के सारे काम जो हैं वो हमारे पास बीटा 3 रिसेप्टर्स करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल क्लासेस की बेसिस के ऊपर कि हम लोग केमिकल क्लासेस की बेसिस के ऊपर एड्रेनर्जिक एगनिस्ट जो है उनको कितनी कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल क्लासेस की बेसिस पे एड्रेनर्जिक जो हमारे पास एगनिस्ट हैं वो 2 कैटेगरीज में होते हैं, जिसको हम कैटाकोलामीन्स एंड नॉन कैटाकोलामीन्स कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लास, कैटाकोलामीन्स एंड नॉन कैटेकोलामीन्स। ठीक है जी, अब अगर मैं आप लोगों को ना इन दोनों में डिफरेंस बताऊं तो वो क्या होता है कि जो कैटाकोलामीन होता है ना वो हमारे पास एक बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, जिसकी ना 2 साइड्स 2 कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास NH2 जो है वो अटैच होता है। तो ये हमारे पास जो है वो कैटाकोलामीन का स्ट्रक्चर है। नॉन कैटाकोलामीन में हमारे पास जो ये 2 अदद हाइड्रोक्सिल्स है ना ये अटैच नहीं होते, सिर्फ ये प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से हम इसे नॉन कैटाकोलामीन्स कह देते हैं। अब जिन बेसिस के ऊपर हम इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो उस वजह से हमारे पास इनके फंक्शनिंग भी जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। जिन 3 मेन फंक्शंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है वो हमारे पास है ओरल यूजेबिलिटी, कि कौन सी जो है ड्रग ओरली ली जा सकती है और कौन सी जो है वो ओरली नहीं ली जा सकती। ना लेने की वजह ये होती है कि ओरली लेंगे तो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है ओरली लेना, तो वो हमारे पास देखेंगे हम। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि कौन जो है वो ज़्यादा एक्शन जो है अपना और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो रखता है अपना। और तीसरा है CNS पेनिट्रेशन, कि कौन सी हमारी इनमें से जो ड्रग है वो CNS को पेनिट्रेट कर जाएगी और कौन सी नहीं करेगी। तो पहली हमारी पास है ओरल यूजेबिलिटी, सेकंड वाली है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तीसरी हमारे पास है CNS पेनिट्रेशन। ठीक है, तो हम कैटाकोलामीन्स की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो ओरल यूजेबिलिटी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। ठीक है, हमें इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती अगर हम इसे ओरली लें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारे पास इनइफेक्टिव है। जबकि हमारे पास नॉन कैटाकोलामीन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं। ओरली लें तो उनकी ज़्यादा हमें जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास जो कैटाकोलामीन्स होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो एक्ट करते हैं, जबकि हमारे पास जो नॉन कैटाकोलामीन्स होते हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना असर रखते हैं। CNS पेनिट्रेशन की बात करें तो हमारे पास कैटाकोलामीन्स जो हैं वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से बहुत पुअर पेनिट्रेशन जो है वो कॉज करती हैं, और क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता तो ये हमारे पास गुड पेनिट्रेटिंग पावर के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एडेनिन केमिकल क्लासेस हैं एगनिस्ट की ऑन द बेसिस ऑफ
केमिकल स्ट्रक्चर, कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके क्या क्या आगे से फंक्शन आते हैं। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो टाइप्स ऑफ एड्रीनल एगनिस्ट जो है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग आ जाती है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग आ जाती है, और दूसरी हमारे पास मिक्स्ड एक्शन जो है वो एगनिस्ट आएंगे। इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।